नमस्कार दोस्तों, हर साल 1 फरवरी को देश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा देश का बजट अनाउंस किया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि सरकार कितना पैसा कमा रही है, कितना पैसा अलग अलग जगहों पर खर्च कर रही है जनता की भलाई के लिए। हमेशा की तरह इस साल भी 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2024 प्रेजेंट किया, लेकिन फर्क ये था इस साल का बजट एक इंटरिम बजट था। I commend the interim budget to this August House. जय हिंद। यानी कि एक टेम्पररी बजट जो पूरे साल के लिए बस एस्टिमेट्स देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल लोकसभा की इलेक्शंस हैं। जब इलेक्शंस के बाद नई सरकार बनेगी तो फुल बजट जुलाई के महीने में प्रेजेंट किया जाएगा। जब भी इलेक्शन ईयर होता है यही किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरिम बजट जरूरी नहीं है। अगले कुछ महीनों तक सरकार कैसे पैसे खर्च करेगी इसी से ही पता चलेगा, और एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन भी पता चलती है हमें इससे सरकार की। इसलिए आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं क्या है इस नए बजट में आपके लिए, आम जनता के लिए, और पिछले बजट्स में जो वादे किए गए थे, जो खर्चे किए गए थे, वो कितने पूरे हुए और क्या उनका रिजल्ट निकला। पिछले साल की तरह दोस्तों इस साल भी जो सरकार का मेन फोकस एरिया था बजट में वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में इसे केपेक्स भी कहा जाता है। इसका मतलब है जो पैसा सरकार खर्च कर रही है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इकोनॉमी में, जैसे कि सड़कें बनाना, रेलवे, पोर्ट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना या ब्रिजेस बनाना। पिछले साल सरकार ने इस एक्सपेंडिचर को ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ाया था। 33% का इंक्रीज किया था पिछले साल और 10 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। डेटा हमें दिखाता है कि हालांकि सरकार ने ये सारे के सारे 10 लाख करोड़ रुपए खर्च नहीं किए पिछले साल, एक्चुअल स्पेंडिंग जो थी वो फिर भी 9.5 लाख करोड़ रुपीस थी, लेकिन इस साल इसे 11.1% से और बढ़ा दिया गया है। यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है सरकार ने इस साल। इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है। सरकार का कहना है कि अगर इन जगहों पर पैसा स्पेंड किया जाता है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी देखने को मिलती है। लोगों को नौकरियां मिलती हैं जब इतने बड़े बड़े ब्रिजेस, सड़कें और पोर्ट्स बनाए जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि पिछले 4 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 गुना बढ़ चुका है। रेलवेज के लिए स्पेसिफिकली 2.55 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं और 3 नए कॉरिडोर्स भी अनाउंस किए गए। एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि 40,000 से ज्यादा नॉर्मल रेल बोगीज को वंदे भारत के स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards. ये रेलवेज की एलोकेशन पिछले साल के 2.41 लाख करोड़ से कहीं ज्यादा है और पिछले साल तो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपए का इंक्रीज देखने को मिला था। ये बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन होपफुली इसका इंपैक्ट ग्राउंड पर रेलवे सेफ्टी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल ढेरों हादसे हुए थे। 29 अक्टूबर को हुआ आंध्र प्रदेश का ट्रेन कोलिजन, 11 अक्टूबर को बिहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की डीरेलमेंट, 26 सितंबर को हुई मथुरा ईएमयू ट्रेन डीरेलमेंट, और जून 2023 में हुआ ओडिशा का ट्रेन हादसा जो इतिहास के सबसे खतरनाक हादसों में से एक था देश के। ऑलमोस्ट 300 लोगों की जानें गई थी इस हादसे में। In India, where at least 260 people have been killed in a train crash in the eastern state of Odisha. It's already the country's worst train crash this century. एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात करें तो सरकार ने अनाउंस किया है आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान और फोकस किया है नैनो डीएपी जैसे फर्टिलाइजर्स पर। नैनो डीएपी का फुल फॉर्म है नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि एक टाइप का इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है। इसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फॉस्फोरस डला होता है। ये ग्रीन फार्मिंग के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए इसे बढ़ावा दिया गया। और दूसरी तरफ जो ऑयल सीड्स इनिशिएटिव है, इसमें सरकार ने कहा कि देश के बाहर से जो हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं उसे कट करना चाहते हैं। एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स को 60% से कट करके 30% पर लाना चाहते हैं, जिससे कि इंडिया मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर जैसी सीड्स में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन फर्टिलाइजर के लिए जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसका बजट कट किया गया है। पिछले साल के 1.89 लाख करोड़ के कंपैरिजन में इस साल 1.64 लाख करोड़ किया गया है। फूड सब्सिडीज को भी कट किया गया है। पिछले साल की बजट एलोकेशन 2.12 लाख करोड़ रुपए थी, इस साल की 2.05 लाख करोड़ रुपीस कर दी गई है। एजुकेशन और हेल्थ केयर के सेक्टर्स में आए तो यहाँ काफी बुरी खबर है। सरकार ने ऑलरेडी पिछले साल एजुकेशन का बजट कट किया था, लेकिन जितना सरकार ने कहा था कि वो खर्च करेंगे पिछले साल, उतना भी खर्च नहीं किया, उससे भी कम खर्च किया।
1,16,000 करोड़ सरकार ने पिछले साल के बजट में कहा था वो एजुकेशन पर खर्च करेंगे, लेकिन जो रिवाइज्ड बजट के एस्टिमेट्स हैं उनके अनुसार सरकार सिर्फ 1,08,000 करोड़ ही खर्च कर पाएगी। इस साल एक छोटा सा इंक्रीज जरूर है एजुकेशन के बजट में। 1.16 लाख करोड़ की जगह अब 1.25 लाख करोड़ रुपीस सरकार ने एलोकेट किए हैं। ऊपर से एजुकेशन सेक्टर के अंदर कई अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े बजट कट्स किए गए हैं, जैसे कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को एलोकेट किया जाने वाला बजट 60% से कट कर दिया गया इस साल। पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट 6,409 करोड़ रुपीस, इस साल सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए इन्हें दिए गए। आईआईटीज और आईआईएम्स को दिया जाने वाले बजट भी काटा गया है इस साल। 10,384 करोड़ रुपीस की जगह 10,324 करोड़ रुपीस आईआईटीज के लिए। आईआईएम्स को पिछले साल के 300 करोड़ रुपए की जगह इस साल सिर्फ 212 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। लेकिन ये बजट बढ़ा कहां पर है? एजुकेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। पिछले साल के 11,500 करोड़ रुपए की जगह इस साल 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन में खर्च किया जाने वाला पैसा बढ़ाया गया है। पिछले साल के 210 करोड़ की जगह इस साल 355 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। हेल्थ केयर के सेक्टर में पिछले साल सरकार ने 89,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे, लेकिन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के अनुसार सिर्फ 79,000 करोड़ ही खर्च हो पाएंगे। इस साल एक बहुत छोटा सा इंक्रीज देखा गया। 89,000 करोड़ की जगह सरकार ने 90,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। यहाँ दो इनिशिएटिव सरकार ने अनाउंस किए हैं। पहला कि आयुष्मान भारत को एक्सपेंड किया जाएगा और दूसरा सर्विकल कैंसर की वैक्सीन पे भी फोकस किया है। इसके बाद आते हैं हम हाउसिंग पर, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, गरीब लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग देना। इसकी एलोकेशन बढ़ाई गई है। पिछले साल के 79,590 करोड़ की जगह इस साल 80,671 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए। इसी योजना के तहत सरकार ने यह भी कहा है कि मिडिल क्लास के डिजर्विंग सेक्शंस के लिए वो एक नई स्कीम लॉन्च करेगी। जो लोग रेंटेड घरों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, उन्हें अपने घर बनाने का और खरीदने का मौका दिया जाएगा। ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए प्रोजेक्ट किया गया है 7.3% पर होगा। यहाँ दो टाइप के जीडीपीज होते हैं दोस्तों, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आज के प्राइसेस के हिसाब से इकोनॉमी का साइज बताता है, लेकिन रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 15% पर है, लेकिन देश में इन्फ्लेशन देखी जा रही है 10% की, तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा 15% माइनस 10%, 5%। लेकिन 2022-23 में इंडिया का जो एक्चुअल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10.5% पर है और हमारी इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली 4% के अराउंड है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट यहां निकल के आती है 6.5% की। ये थोड़ा सा कम है क्योंकि दिसंबर 2023 में आरबीआई ने अपनी प्रोजेक्शंस को बढ़ाकर कहा था कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के अराउंड होगा, लेकिन आज के दिन ये 6.5% के अराउंड ज्यादा है। अगर हम इंटरनेशनल एजेंसीज के एस्टिमेट देखें इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट के, तो वो भी सिमिलर रेंज में ही रहे हैं। अक्टूबर 2023 में आईएमएफ ने इंडिया का ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया था 6.3% और 2024-25 के लिए वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट कर रखा है 6.4%, ओईसीडी ने प्रोजेक्ट कर रखा है 6.1% और एडीबी का प्रोजेक्शन है 6.7% का। आईएमएफ ने यह भी प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2027 में। यहाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना कि अलग अलग एजेंसीज किस तरीके से डेटा में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती हैं और एक कंट्री की ग्रोथ प्रिडिक्ट करती हैं। इस काम में अक्सर ये डेटा साइंटिस्ट का इस्तेमाल करते हैं और यही रीजन है कि डेटा साइंस आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव करियर ऑप्शंस है। डेटा और डेटा से निकलने वाले कंक्लूजन्स का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। ये जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर्स तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इससे पूरा मार्केट ऊपर या नीचे गिर जाता है। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो आज के स्पॉन्सर आपके लिए काफी यूजफुल होंगे, Scaler.com। स्केलर एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो प्रोग्राम्स ऑफर करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में। यहाँ पर इनके पास टॉप टेक कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो लर्नर्स को गाइड और मेंटर करते हैं। हर दिन लर्नर्स को 3 घंटे की डेली लर्निंग मिलती है और 80 से ज्यादा रियल वर्ल्ड केस स्टडीज का एक्सेस। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इनके जो लर्नर्स हैं उन्हें प्लेसमेंट्स मिली हैं टॉप टेक कंपनीज में, जैसे कि गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन और जोमैटो। इनके पास एक बड़ा अच्छा ईएमआई का ऑप्शन भी है जिसमें 2 साल तक आप इनकी पेमेंट्स दे सकते हो 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है स्केलर आपके करियर को बूस्ट करने में आपकी मदद करेगा, तो एक फ्री
लाइव क्लास इनकी ज्वाइन करके देख सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट का लिंक भी नीचे है डिस्क्रिप्शन में, और लाइव क्लास अटेंड करके आप खुद ही जज करके देख सकते हो कि आपके लिए है या नहीं। अब वीडियो पर वापस आते हैं। फिर आते हैं दोस्तों इस बजट के दूसरे सबसे बड़े फोकस एरिया पर, जो कि है फिस्कल डेफिसिट को कम करना। फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, यानी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है और सरकार जो पैसा कमा रही है उसमें क्या डिफरेंस है। और क्योंकि यहां पर डेफिसिट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि सरकार जितना पैसा कमा रही है उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। इस साल के लिए इंडिया का फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है 17.86 लाख करोड़ का। लेकिन हम फिस्कल डेफिसिट को यूजुअली एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी करके देखते हैं। पिछले साल सरकार ने टारगेट रखा था कि ये 5.9% ऑफ जीडीपी होना चाहिए इस साल, और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हमें दिखाते हैं कि सरकार ने ना सिर्फ अपना टारगेट अचीव किया बल्कि ये उससे भी कम पर ले आए, 5.8% पर। इस साल के बजट में 2024-25 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है 5.1% ऑफ जीडीपी। ये और भी कम है, जो कि अच्छी चीज है। इनफैक्ट सरकार ने 2003 में एक एक्ट पास किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। इस एक्ट के अनुसार सरकार का टारगेट होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट को सिर्फ 3% ऑफ नॉमिनल जीडीपी रखा जाए। लेकिन तब से लेकर अब तक सिर्फ एक ही साल रहा है बीच में 2007-8 के अराउंड, जहां पर सरकार इस टारगेट को मीट कर पाई थी। अभी पिछले कुछ सालों से सरकार धीरे धीरे इसे कम किए जा रही है ताकि उस रेंज के अराउंड लाया जा सके, और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.5% का टारगेट रखा गया है। सरकार जितना भी पैसा कमाती है उसका करीब 1/3 पैसा सिर्फ इंटरेस्ट सर्विसिंग पर खर्च किया जाता है। इंटरेस्ट सर्विसिंग का मतलब है जो कर्ज सरकार के ऊपर है उसकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट करी जा रही है। इसमें दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बोरोइंग्स इंक्लूडेड हैं, चाहे देश के अंदर से पैसा सरकार ने बोरो किया हो या देश के बाहर से सरकार ने पैसा बोरो किया। टोटल में इस साल सरकार 11.9 लाख करोड़ रुपीस इस इंटरेस्ट सर्विसिंग पर खर्च करेगी। ये नंबर पिछले साल के कंपैरिजन में 1.35 लाख करोड़ रुपीस बढ़ चुका है। इस टेबल में आप बड़े बड़े खर्चे देख सकते हो जो इस साल के बजट में सरकार करेगी, और इसे कंपेयर किया गया है पिछले साल के रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट से। टैक्सेस की बात करी जाए तो आम लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है इस बजट में, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ नहीं बदला है, इनकम टैक्स के स्लैब्स वही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह भी है देखनी कि सरकार सबसे ज्यादा किन टैक्सेस के पैसों से पैसा कमाती है। बजट डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में सरकार 19% अपना पैसा कमाएगी इनकम टैक्स से आने वाले पैसे से। दूसरे नंबर पर है जीएसटी, 18% सरकार के पास पैसा जीएसटी के टैक्सेस से आएगा, और फिर आता है कॉर्पोरेट टैक्स 17% पर। यानी कि सरकार की कमाई में अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो है इनकम टैक्स पेयर्स का और जीएसटी पे करने वाले लोगों का, और कंपनीज के द्वारा जो कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा दिया जाता है उसका कंट्रीब्यूशन इसके बाद में आता है। हालांकि इन सबसे भी बड़ा कमाई का जरिया सरकार के लिए अभी भी बोरोइंग ही है, पैसा बोरो करना, जो कि 28% पर है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट के लिए टैगलाइन रखी है विकसित भारत बाय 2047, यानी कि इन्होंने वादा किया है इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे 2047 तक, और यह भी कहा है 2030 तक इंडिया एक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। As per a latest report by the Finance Ministry, the Indian economy can, of course, hit that and it can aspire to hit that $7 trillion mark by 2030. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असलियत तब पता चलती है जब इन वादों को आप कंपेयर करोगे पिछले सालों में किए गए वादों से। 2019 की नीति आयोग की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे 2024 तक। 2024 आ चुका है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो छोड़ो, इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी भी अभी नहीं बना है। करंट स्टेटस इंडिया का है 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब सरकार चाहती तो अपनी $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी की एक नई डेडलाइन दे सकती थी कि चलो 2024 तक नहीं हुआ लेकिन हम 2026 तक कर लेंगे, 27 तक कर लेंगे। लेकिन फिर लोगों को याद आ जाता, अरे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की इन्होंने पहले भी बात करी थी। तो सरकार ने सोचा कि इस नंबर को एक स्टेप और आगे बढ़ा और अब $7 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रॉमिस करो 2030 तक। वैसे मैं यहाँ ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2017-18 के अराउंड न्यू इंडिया 2022 की बात करी जाती थी। 2022 में इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुए थे, तो सरकार ने उसे एक डेडलाइन बनाया था और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि हर इंसान को, हर देशवासी को एक घर मिलेगा रहने के लिए 2022 तक। और 2022 में जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश का कोई परिवार ऐसा न हो
कि जिसके पास खुद का घर न हो ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 2022 तक फार्मर्स इनकम डबल हो जाएगी और बुलेट ट्रेन भी इंडिया में आ जाएगी उस साल। ये डेडलाइन भी 2 साल से पेंडिंग है और अब देखना जब एक्चुअली में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, जो कि नो डाउट बनेगा किसी ना किसी दिन, तो क्योंकि जीडीपी ग्रोथ तो हो ही रहा है, फिर देखना इसे कैसे एक नई अचीवमेंट के तौर पर दिखाया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में 4 मेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पर भी फोकस किया। गरीब लोग, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान। इन्होंने कहा कि इनकी वेलफेयर सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। जब ये प्रोग्रेस करेंगे तभी देश प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन असलियत यहां पर यह है कि इंडिया की हंगर इंडेक्स में रैंकिंग नीचे गिरती जा रही है। आज के दिन इंडिया की रैंकिंग 111 आउट ऑफ 125 है हंगर इंडेक्स में, यानी इतनी भुखमरी देश में देखने को मिलती है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45% पर है एजेस 20 to 24 के बीच में। औरतों का लेबर पार्टिसिपेशन इंडिया की वर्कफोर्स में पिछले कई सालों से नीचे गिरते जा रहा है। 2005 में ये 32% हुआ करता था, 2021 में ये सिर्फ 19% पर था। और यहां पर मिडिल क्लास की मुश्किलें भी और बढ़ रही हैं। इस चार्ट को देखिए जरा। ये चार्ट दिखाता है कि 2016 और 2021 के बीच में हाउस होल्ड इनकम इंडिया में कितने लोगों का बढ़ा और कितने लोगों का कम हुआ। जो रिचेस्ट 20% लोग हैं देश के, उनका तो इनकम बहुत अच्छे से बढ़ा है, 40% से बढ़ा उनका इनकम। और अपर मिडिल क्लास जो आती है उन्हें भी थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिला, लेकिन जो एक्चुअल मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और गरीब लोग हैं देश के, उन्हें पिछले कई सालों में नुकसान ही देखने को मिला है। उनका जो इनकम है वो नीचे ही गया है और सबसे बुरा असर यहाँ पर पुअरेस्ट 20% लोगों को देखने को मिला। ये डेटा हमें दिया इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी 360 सर्वे ने। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ऐसे डेटा को एक्सेस करना देश में मुश्किल होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि सरकार सिंपली अनकंफर्टेबल डेटा को डिस्क्लोज ही नहीं करती पब्लिक के सामने। इस चार्ट के भी नीचे लिखा हुआ है, ऑफिशियल पब्लिक डेटा ऑन इंडियन इनकम एंड कंजम्पशन इनइक्वालिटी हैज बिकम वेरी हार्ड और इम्पॉसिबल टू बी ऑब्टेन्ड इन रीसेंट ईयर्स। 27 मार्च के इस आर्टिकल को देखो। यूनियन गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है इंडिया की ऑफशोर शेल कंपनीज के बारे में। ना ही सरकार के पास ये डेटा है कि कितने किसान मारे गए फार्मर्स प्रोटेस्ट में, ना ही ये डेटा कि कितने माइग्रेंट्स को मुश्किलें पहुंची कोविड के दौरान, ना ही ये डेटा कि कितने लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए, ना ही ये डेटा कि कितनी एमएसएमईज शटडाउन हुई लॉकडाउन के दौरान। यही कारण कि ऑपोजिशन लीडर्स ने अक्सर सरकार का मजाक बनाया है कि एनडीए का मतलब है नो डेटा अवेलेबल। और जिन चीजों में डेटा अवेलेबल है उसमें भी समझ नहीं आता कि किसके डेटा पर भरोसा करें। इस बजट को अनाउंस करते वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को आजादी दिलाई पॉवर्टी से। In these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. लेकिन पिछले साल दिसंबर में अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। तो ये 25 करोड़ वाला नंबर सही है या ये 60 करोड़ वाला नंबर सही है, पता नहीं। एनीवेज बजट पर वापस आए तो ये थी इस साल के इंटरिम बजट की पूरी कहानी। बाकी हमें पता चलेगा जब फुल बजट आएगा जुलाई के महीने में। ट्रेलर को चेकआउट करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतने अगर वीडियो पसंद आया तो अब ये वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हो, जो कि इन्फ्लेशन के ऊपर है, जिसमें मैंने बताया है कि इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज होती है या बुरी चीज होती है। इन्फ्लेशन अगर अच्छी चीज नहीं है तो क्या डिफ्लेशन एक अच्छी चीज है? इस पूरे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।